हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है एक कन्वेंशनल मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, और इसके बेसिस पर जो है हम अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो है कॉस्ट डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग और मेथड्स भी हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही मिलता जुलता एक मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर भी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग, बिकॉज कि हमारे पास जो है, आपको पता होगा कि जो कॉस्ट होती हैं उनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, एक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ स्टॉक। कि अगर हमने जो है वो स्टॉक के प्राइस को डिटर्मिन करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक को डिटर्मिन करना है, तो उसके लिए हम जो है वो फुल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है। इट इज़ द कन्वेंशनल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक ऑफ सर्टेनिंग द कॉस्ट। की कॉस्ट डिटर्मिन करने के लिए एक पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड है, जिसके बेसिस पर हम जो है अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की कॉस्ट डिटर्मिन करते हैं। तो CIM लंदन जो है, इन्होंने इसकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की डेफिनेशन दी है: द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशंस। मैंने बोला ना अभी कि द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट, की जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों चीज़ें जो है टू द ऑपरेशंस, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स की। चाहे हम प्रोसेस की निकाल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की निकाल रहे हैं, अपने किसी ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट को जो है कंसिडर किया जाएगा। Under this technique, product cost is made up of all costs, that is direct material, direct labor, direct expenses and variable factory overheads। तो यहाँ पर क्या है कि टेक्निक में अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें सारी डायरेक्ट कॉस्ट की डायरेक्टली जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे उसमें वो डायरेक्ट मटेरियल की है, डायरेक्ट लेबर की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एंड प्लस fixed factory overheads absorbed at a predetermined rate on the basis of normal capacity। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लेने ही लेने हैं, कि जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उसकी मटेरियल का, लेबर का, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के और जो है ओवरहेड्स, प्लस साथ में हमें ये भी लेने हैं जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करना है, बट दे आर टू बी एब्जॉर्ब्ड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उस नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर जो है वो प्री डिटर्मिन्ड रेट से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसका जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है। द एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। तो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, उनको जो है वो पीरियड कॉस्ट माना जाता है, एंड हैंस आर रिटन ऑफ अगेंस्ट द इनकम फॉर द पीरियड विच दे आर इनकर्ड। कि उनको जो है वो ऑल और पूरे उसके लिए जो पीरियड के लिए कंसिडर किया जाता है, और उसको जो है वो उस पीरियड की जो इनकम है उसके अगेंस्ट जो है उसको चार्ज कर लिया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इट इज़ अ मेथड जिसको हम जो है वो फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। और फुल कॉस्टिंग बोलने का रीज़न क्या है कि इसमें जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है जब भी हमने किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की, ऑपरेशन की, या फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि हमने लेने हैं एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है, उस नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर जो है वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग cost and fixed factory overheads are treated as product cost and hence charged to products, processes and operations। जो भी डेफिनेशन में था, जो मीनिंग में था उसके, कि क्या कह रहा है कि जितने भी उससे वेरिएबल वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वेरिएबल वाली भी, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी हैं, उनको जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट माना जाता है और प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता है। प्रोडक्ट के प्रोसेस के और जो भी ऑपरेशन की आप कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको चार्ज किया जाएगा, उसके लिए चार्ज किया जाएगा। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। जो भी डेफिनेशन में था कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी ओवरहेड्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। की समय के अनुसार माना जाता है, कि समय की कॉस्ट है, कि जितने समय का कंसीडर करना है तो उतने टाइम के लिए वो कॉस्ट आएंगी ही आएंगी आपकी, एंड हेंस आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स टू द ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। कि जिस पीरियड में वो प्रॉफिट आएंगे, उस पीरियड के अगेंस्ट जो है उन एक्सपेंसिस को, उन ओवरहेड्स को चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, as fixed factory overheads are included in unit cost। जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हमने यूनिट कॉस्ट के टाइम पे जो इंक्लूड कर लिया था। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स फिक्स फैक्ट्री
और प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। इसमें जो है जब हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। और कहने का मतलब क्या है कि उससे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होनी है, वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इंक्लूड करके की जाती है। कि जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आप कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तब उसमें जो है आप फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, cost per unit remains same only if there is no change in the level of output। की जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है वो तभी सेम रहेगी इन केस की अगर जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स कि जो हम हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, उस नॉर्मल कैपेसिटी पे ही हमने काम किया है, तो उसमें जो है वो कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इन केस द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, की अगर जो है वो लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज हो जाएगा कि जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे हम अगर कम या ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, द कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो चेंजेस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन कम करें, ज़्यादा करें, या नॉर्मल कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती हैं। बट अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की तरह से चार्ज करेंगे, पर यूनिट के हिसाब से जो है उनकी जो एब्जॉर्प्शन रेट आएगा उस रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो क्या है कि उसकी ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, और जिसकी वजह से जो है पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाती है। तो ये जब हम अभी इसका एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस वजह से जो ऐसा होता है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। की आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर जो है वो उनकी एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इसमें क्या कह रहा है, नॉर्मल कैपेसिटी जो है 1 लाख यूनिट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, नॉर्मल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। तो नॉर्मली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। बट अब क्या है कि यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने 1,10,000। जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है दैट मे बी मोर और लेस देन द नॉर्मल प्रोडक्शन। की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है, नॉर्मल कैपेसिटी है, उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो है नॉर्मल कैपेसिटी से 10,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5,000 यूनिट्स का है, यूनिट्स सोल्ड जो है वो 1,05,000 की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी यूनिट्स जो है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचती हैं। ठीक है, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹30 की 30 रुपीज के हिसाब से जो है आप सेल करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपीज का है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 5 रुपीज की है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 रुपीज के। ठीक है, ये तो आपको पर यूनिट के हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, और जितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उतनी यूनिट्स के लिए इनको चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब साथ में क्या कह रहा है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो 2 लाख रुपीस के हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो 2 लाख रुपीस के हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग या फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना है नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। तो नॉर्मल कैपेसिटी है आपकी 1 लाख यूनिट्स की, तो कितना हुआ पर यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट आई है, तो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस होनी थी नॉर्मल कैपेसिटी में, 1 लाख। तो यानी कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे कि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए के हैं, और आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स की है। तो हमें पता है कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हमने क्या करना है कि इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करना है, जो बनते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल कैपेसिटी के लिए अगर देखा जाए तो ये 2 रुपीज पर यूनिट बनते हैं, तो उसको 2 रुपीज को हमने जो है 1,10,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। की जितनी यूनिट्स सेल की गई हैं उन यूनिट्स के लिए जो हम इनको चार्ज कर लेंगे कि कितनी यूनिट्स सेल की गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर, क्योंकि वेरिएबल बोला ना, तो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2 रुपये पर यूनिट। तो जितनी यूनिट सेल की हैं तो उतनी यूनिट्स के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूनिट्स कितनी सेल की हैं हमने, तो ये कह रहे हैं कि यूनिट्स जो आपने सेल की हैं दैट इज 1,05,000। तो ये जो 2 रुपीज़ की कॉस्ट है ये 1,05,000 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होनी है। एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जो फिक्स्ड हैं हमारे, इनको जो है वो फिक्स ही रहेंगे, और ये टोटल अमाउंट जो है वो चार्ज कर ली जाएगी। और एक्सपेंसेस को जो है वो देख लिया जाएगा कि टोटल कितने एक्सपेंसेस बनते हैं, और उसके बाद फिर हम नेट इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अब इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी वो देख लेते हैं कि कैसे बनती है। तो उसके लिए क्या है कि आपका इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, बट कौन से मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं,
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहले आएगी? सबसे पहले आएगी सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, कितनी अमाउंट सेल की है और कितने रुपए की सेल की है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में आप देखें तो जो यूनिट्स आपने सेल किए हैं वो 1,05,000 यूनिट सेल किए हैं और सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है। क्या है? यूनिट्स कितनी सेल की है। तो आपको ये देखना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे जो हमने स्टेटमेंट में लिखना है। तो हमें जो है वो सबसे पहले उसमें स्टेटमेंट में लिखनी है सेल्स। तो हम देख लेते हैं कि कितनी यूनिट सेल की गई है। तो यूनिट्स हमें अलग से दिए, सेलिंग प्राइस अलग से दिया। अगर रुपीज़ में दिया होता तो हम डायरेक्टली जो है वो अमाउंट यहाँ पर आगे लिख सकते थे, बट अभी यह है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो 1,05,000 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ है। तो अब हमने क्या करना है कि 1,05,000 को 30 से मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आ जाएगा 31,50,000 इतनी अमाउंट की आपकी सेल है। अब सेल में से हमने क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या माइनस करना है? सेकंड जो आपका पॉइंट आ जाएगा, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करके आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे को जो ए और बी, ए में से बी माइनस करेंगे, यानी कि जो सेल्स है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हम एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेरिएबल, फिक्स जो भी है उसको माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। बट अभी हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या चीजें आएंगी? एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वो हमने लेने हैं। उसके बाद जो है वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले हम जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? दो डायरेक्ट मटेरियल जो है यहाँ पर कितना है, कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं? यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं। डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपीज़ है, डायरेक्ट लेबर 5 रुपीज़ है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 रुपीज़ है। तो यहाँ तक तो ये तीनों चीज़ें हम एक साथ कर लेते हैं कि यूनिट्स हमारी जो है वो 1,10,000 प्रोड्यूस की गई हैं और उसमें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल 6 रुपये के हिसाब से, लेबर जो है वो 5 रुपये के हिसाब से, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 4 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम तीनों चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल 1,10,000 यूनिट्स पे 6 रुपये के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर जो है वो 5 रुपये के हिसाब से, यूनिट्स वही हैं आपकी मैन्युफैक्चर्ड, एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जो है वो 1,10,000 रुपये पे 4 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हमारे को वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 1,10,000 को 6 से तो ये आपका 6,60,000, 1,10,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5,50,000, 1,10,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4,40,000। ठीक है, तो ये हमने जो है वो अभी इनर कॉलम में लिखना है, फाइनली आउटर कॉलम में सिर्फ हमने सेल्स की अमाउंट लिखी हुई है। तो ये तीनों एक्सपेंसेस हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो 2 लाख रुपीज़ है, बट जैसे हम कर रहे हैं किस मेथड के अकॉर्डिंगली, हम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें क्या करना है कि पहले पर यूनिट निकालना है कि पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट कितना बनता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल कैपेसिटी के लिए अगर निकाला जाएगा तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो गया? 2 रुपीज़। ये नॉर्मल कैपेसिटी देखनी है आपने कि यहाँ नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 1 लाख दी हुई है और साथ में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है आपके पास 2 लाख दिया है। तो 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा आपके पास। तो पर यूनिट आ रहा है 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये जो है वो पर यूनिट उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है। और आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं? 1,10,000। तो इसलिए क्या है कि 1,10,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, 2 जो एब्जॉर्प्शन रेट आया है यहाँ पे भी निकाल दिया मैंने। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 2। तो ये फिगर्स हमने कहाँ से लिए हैं और क्यों लिए हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपने जो है ये 1 लाख लेना है नॉर्मल कैपेसिटी। वो आपको दिया होगा कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल कैपेसिटी है, उस नॉर्मल कैपेसिटी से जो है आप उसके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट रेट आ जाएगा और आप जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। दिस इज अंडर द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही। यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को हमने फिक्स्ड नहीं रखना, अदरवाइज आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं आता, 2 लाख के 2 लाख ही आने थे। बट यहाँ पर क्या है कि हम उसको जो है उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनता है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अलग हो जाता है बाकी जो हम नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कॉस्ट हमारे पास टोटल आ गई है और ये जो है टोटल कॉस्ट हमारे पास आई है 18,70,000 की। ठीक है, अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है किसकी? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ था कितना है? 5,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000 यूनिट्स का यहाँ पर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमें जो है वो इनसे कैलकुलेट करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम 5,000 यूनिट्स ले लेंगे। अब अगर आपको देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? तो यूनिट्स प्रोड्यूस, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस, पहले आपके पास कितने था? 5,000 यूनिट्स थी, 5,000 यूनिट्स हमारे पास पहले से बची हुई थी, 1,10,000 हमने और मैन्युफैक्चर कर दी, यानी टोटल कितनी होगी? 1,15,000। ठीक है,
ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से 5,000 यूनिट्स थी, 5,000 यूनिट्स में आपने 1,10,000 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर ली, तो टोटल आपके पास हो गया इस टाइम पे 1,15,000 यूनिट्स। बट 1,15,000 यूनिट्स में से आपने बेच कितनी दी? 1,05,000 यूनिट्स, 1,05,000 यूनिट्स जो है वो आपने सेल कर दी। तो 1,15,000 माइनस 1,05,000 दैट इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 1,15,000 में से 1,05,000 बेच दी, तो यानी कि 10,000 यूनिट्स जो है वो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पर यूनिट के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक का कितना किस रेट से बनेगा? 6 रुपीज़ प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17। ठीक है, 11 प्लस 4 15 प्लस 2 17 हो गया। और 17 से जो है वो 5,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक की थी, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी होगी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपने इसमें ऐड कर दी, वो आपकी जो है वो पहले से बना हुआ था, तो उसकी कॉस्ट आपने इसमें ऐड कर दी। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने इसमें से माइनस करनी है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आपने ऐड करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की माइनस करनी है, क्योंकि ये आपके पास बचा हुआ है, इसको भी आपने बेचा नहीं है, तो इसको हमने इसकी कॉस्ट को माइनस कर देना। तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स बची हुई थी, कॉस्ट वैसे ही कैलकुलेट होगी 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 17। ठीक है, तो इसमें हमने अब देख लिया आपने कि यहाँ पर जो हमने जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन की है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। वेरिएबल कॉस्ट को तो हमने कंसीडर किया ही है जब हमने क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है, बट साथ में फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी उसमें इंक्लूड करना है, और वो भी पर यूनिट के हिसाब से और नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे पर यूनिट कितना बनता है उसके अकॉर्डिंग उसकी एब्जॉर्प्शन की गई है। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 17 के हिसाब से ही आपने जो है वो ओपनिंग स्टॉक और 17 के हिसाब से ही आपने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो अब हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इसमें ऐड कर दी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने माइनस कर दी, क्योंकि हमारे पास बचा हुआ है अभी भी, इसको तो माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास आगे अमाउंट, अब इस अमाउंट में क्या है कि कुछ जो है आपकी, जो अगर मैंने जैसे बताया था कि अगर जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्शन सेम रहेगी तो जो है उसमें ओवरहेड्स भी सेम रहेंगे। अगर आपने 1 लाख यूनिट्स की आपकी नॉर्मल कैपेसिटी थी और अगर आपने 1 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस की होती तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ ही आपके पास कॉस्ट आनी थी। बट इन केस की अगर वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है या प्रोडक्शन कम हो जाती है तो फिर ये अमाउंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब ये अमाउंट चेंज हो जाती है तो हमारे ओवरहेड जो है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब कि हमने ओवरहेड्स मतलब ज़्यादा चार्ज कर लिए हैं, जितने बनते थे उससे ज़्यादा चार्ज कर लिए। अब फिक्स्ड के बारे में आपको पता ही है कि दे रिमेन्स फिक्स, तो फिक्स का मतलब ही वही है कि जो फिक्स रहते हैं, तो फिक्स होने चाहिए थे 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपये फिक्स होने चाहिए थे, बट यहाँ पे हमने चार्ज कर लिए 2,20,000 रुपये, यानी कि हमने ओवर चार्ज कर लिया है कितना, ओवर एब्जॉर्प्शन कर लिया है ओवरहेड्स की 20,000। तो उसके लिए एडजस्टमेंट करनी है, तो लेस ओवर एब्जॉर्ब्ड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कि आपको पता है कि आपने जो है वो 20,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए, तो 2,20,000 माइनस 2 लाख यानी कि 20,000 आपने ओवर चार्ज किए। ओवर चार्ज किए होंगे तो आप लेस करेंगे। इन केस की आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती तो क्या है कि यहाँ पे जो है अगर मान लो 90,000 होता तो आप यहाँ पे 1,80,000 लिखते। अगर 1,80,000 लिखा जाता तो दैट मीन्स कि आपने जो है वो ओवरहेड्स 2 लाख की जगह 1,80,000 चार्ज किए होते, तो 1,80,000 चार्ज करने से हमारे ओवरहेड्स हमने 20,000 कम चार्ज किए थे, तो फिर हमें उसको ऐड करना पड़ता। हम यहाँ पे लिखते ऐड अंडर एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की, हमने जितने अंडर एब्जॉर्ब किए हैं वो हमने ऐड करने थे, बट यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो कैसे करेंगे, तो 2,20,000 रुपये हमने चार्ज कर लिए हैं, बट कॉस्ट बननी चाहिए थी 2 लाख की, तो यानी कि जो है वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए गए हैं, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो सही प्रॉफिट तक पहुंच सकें, क्योंकि खर्चा 2 लाख का ही हुआ है, बट हम 2,20,000 अगर दिखाएंगे तो उससे हमारे जो है वो हमें एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में पता नहीं चलेगा, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि लेस ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 2,20,000 माइनस 20,000 वो हो गया आपका 20,000 रुपये, हमें जो है वो हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए थे उसको हमने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास जो है अब आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ, अगर आपने सेल्स आपके पास है, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो क्या बचता है आपके पास, तो आपके पास बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ए पे हमने कैलकुलेट किया था सेल, बी पे हमने कैलकुलेट किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या क्या माइनस करना है,
क्योंकि ये चीज़ें हम कंसीडर कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये हम चार्ज कर चुके हैं, उनको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमारे पास रहता है वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जो वेरिएबल है उसने कहा है कि ₹2 पर यूनिट सोल्ड, तो पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। और ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये फिक्स्ड कहा है कि वो जो है ₹1,00,000 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इसमें इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली इनको पीरियड कॉस्ट माना जाता है। तो पीरियड कॉस्ट मानने से क्या है कि जिस पीरियड के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उस पीरियड के लिए जो है इन कॉस्ट को चार्ज कर लिया जाता है। तो हम जिस पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस पीरियड की सेल्स हमें दी हुई है, उस पीरियड के लिए हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेरिएबल बेसिस पर, तो सेल हमारी 1,05,000 की थी जो आपने क्वेश्चन में देखा है, और ₹2 उसमें जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए आपको रेट दिया होता है। तो 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2,10,000, ठीक है, ₹2,10,000 हो गए। फिक्स्ड ₹1,00,000 थे, वो ₹1,00,000 हमने टोटल एज इट इज लिख लेना है। तो ये इन दोनों को मिला के हमारे जो है वो बन गए एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिक्स प्लस वेरिएबल, टोटल हो गया 3,10,000। तो इतनी जो है ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एडमिनिस्ट्रेशन के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट आ गया 10,75,000। तो इस तरह से हमारी नेट प्रॉफिट आ गया, जिसमें से हमने सी में से डी को माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। पहले सेल्स लेनी है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, तब ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट जो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बाकी मेथड से डिफरेंट हो जाता है वो ये है कि हमने जो स्टॉक की कैलकुलेशन है उस स्टॉक की कैलकुलेशन में भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं उनको कंसीडर करना होता है, तो उनको इंक्लूड किया हमने। तो जैसे वेरिएबल कॉस्ट जो बनती थी 6 + 5 + 4 15 बनती थी, बट हमने जो है वो 17 चार्ज की। हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। तो जो स्टॉक की कैलकुलेशन होनी है वो फुल कॉस्ट के ऊपर होती है, यानी कि जो आपके फैक्ट्री के फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और साथ में जब इसकी कैलकुलेशन की जा रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, उस टाइम पे जो है आप यहाँ पर जो फिक्स ओवरहेड्स हैं वो चार्ज करेंगे किस बेसिस पर, जितनी यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर की हैं उसके बेसिस पर चार्ज करेंगे। और ये जो रेट है एब्जॉर्प्शन रेट, इसको निकालने के लिए आपने निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी कि टोटल जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने बनते हैं, उसको आपने किससे डिवाइड करना है, नॉर्मल कैपेसिटी से, ताकि आपके पास पर यूनिट रेट आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसे इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये जो कैलकुलेशन है ये हमने ₹2 कैसे निकालें इसके लिए वाला जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये इस 18,70,000 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ में इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ सिंपल एंड मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट, की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा, आसान सा और कॉमनली यूज्ड, बहुत जगह यूज होने वाला मेथड है, ठीक है। सो सिंपल सा पॉइंट है। देन टेक्निक ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंश्योर दैट all cost including fixed and variable related to production are charged to products processes and operations। जो भी आपने पीछे एग्जांपल में देखा कि इसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंश्योर करती है कि जितनी भी कॉस्ट हैं, चाहे वो फिक्स्ड हैं, वेरिएबल हैं, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, सभी की सभी उसमें चार्ज की जाती हैं। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट को भी उसमें चार्ज किया था, चाहे आपको प्रोडक्ट के लिए निकालनी है, प्रोसेस के लिए निकालनी है, किसी और बिजनेस ऑपरेशन के लिए कैलकुलेट करनी है। इट एंश्योर्स correct fixation of selling price in the long run as fixed costs are also considered for कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो जब सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए क्या है कि हमें देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन हमने लेना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपने पास पहले जो है वो टोटल कॉस्ट के बारे में पता हो। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब आप वेरिएबल और फिक्स दोनों को कंसीडर करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो मेथड है इसमें जो है वो फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है, तो हम जो है वो सही सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर पाते हैं। द असरटेनमेंट ऑफ इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सेपरेटली विच हेल्प्स इन टेकिंग वेरियस डिसीजन। कि इसमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो अलग अलग दिखाया जाता है। जब हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाई अभी पीछे आपने देखा था, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट अलग कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट अलग कैलकुलेट किया था। तो जब इन ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट किया था तो हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं वो कितना परसेंट है, किस में हमें कॉस्ट में जो है वो कमी करनी पड़ेगी, किसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे जो है कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत तरह के डिसीजन
डिसीजंस हैं, या हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो सभी डिसीजन लेने के लिए अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग होते हैं तो हम बहुत डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फ़ायदा ये भी रहता है कि स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग दिखाए जाते हैं। इट डिस्क्लोजेज इनएफिशिएंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड to a particular cost center by indicating under absorption and over absorption of fixed प्रोडक्शन ओवरहेड। सो ये आपने देख लिया कि अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स की हम देखते हैं, तो उससे जो है पता चल जाता है कि जो रिसोर्सेज है उनकी कितनी यूटिलाइजेशन की गई थी। जैसे अब इसमें था कि आपने 1,00,000 यूनिट्स की जगह 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी, यानी कि आपने रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की है, जिसकी वजह से जो है आप 1,00,000 यूनिट्स की जगह 1,10,000 यूनिट्स बना पाए, और उसकी वजह से आपने जो है वो उसको जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन जो हो रही थी कॉस्ट की, वो आपने कम करी और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है पता चल जाता है कि कौन जो है वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहा है रिसोर्सेज की और कहाँ पर जो है वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो इनएफिशिएंट होगी तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, एफिशिएंट हुई तो ओवर एब्जॉर्प्शन था, क्योंकि यहाँ पर जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन थी, प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा थी, दैट मीन्स कि ओवर एब्जॉर्प्शन था फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो हमें उसको माइनस करना पड़ा था। तो इनएफिशिएंट होती तो 1,00,000 की जगह 90,000 प्रोड्यूस किए जाते, तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन होनी थी, तो हमें जो है वो पता चल जाता कि वहाँ पर जो है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। इट कन्फर्म्स टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल एंड मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यूज टू द रेलिवेंट पीरियड। तो अभी आपने देख लिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं तो उनको पीरियड कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। तो एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग के, वो यहाँ पर जो है वो रेलिवेंट बन जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो रेवेन्यूज जो है वो हमारे रेलिवेंट रेवेन्यूज हम कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि जिस पीरियड से रिलेटेड है उस पीरियड्स के लिए उनको चार्ज किया जाता है। देन साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी कर लेते हैं। एज पर द कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, as per the cost per unit changes with the change in the level of output under absorption costing comparison and cost controls एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बिकम्स डिफिकल्ट। अब ये थोड़ा से जैसे किसी चीज़ का फायदा होता है तो साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब जैसे चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट की, अब जो है 1,00,000 यूनिट्स की जगह हमने 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगी। अगर 90,000 प्रोड्यूस होती है, 80,000 प्रोड्यूस होती तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाती। तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कंपैरिजन करने में थोड़ा सा मुश्किल कर देती है, जहाँ पर जो है वो पर यूनिट चेंज हम मानते हैं लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज होने के साथ साथ। In absorption costing, some of the current period's fixed costs are carried forward to the next period because of the valuation of closing stock based on cost per unit inclusive of fixed factory overheads। तो यहाँ पर क्या है कि करंट पीरियड की जो फिक्स कॉस्ट है उनको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। अब जो है हमने जो क्लोजिंग स्टॉक थी उसकी वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पे करने की बजाय टोटल कॉस्ट पे की, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड की, फिक्स कॉस्ट भी ऐड की। अब वो क्लोजिंग स्टॉक यूज होगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड में जो है उसका यूज होना है, तो नेक्स्ट पीरियड में जो है इस तरह से जो है वो इनडायरेक्टली वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। It is not useful in taking certain managerial decisions such as selection of a profitable product, sales mix। तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारे को जो है वो यूज़फुल नहीं रहती, तब हमें जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो इस तरह के डिसीजंस हैं यहाँ पर जो है मैनेजरियल डिसीजंस में जो है वो प्रॉब्लम आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या सेल्स मिक्स कौन सा रहेगा, हमें प्रोडक्ट को बनाना है या खरीदना है। क्योंकि जैसे आप बनाना है या खरीदने वाला डिसीजन है, अब आपको पता है कि अगर आपको बनाना जो है वो कॉस्टली पड़ रहा है तो आप उसको खरीद लें। अब बनाने और खरीदने में क्या है कि यहाँ पर जो है हम उसको फिक्स कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप बनाएंगे तब भी फिक्स कॉस्ट आएगी, अगर नहीं बनाएंगे फिक्स कॉस्ट तब भी आएगी। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वहाँ पर जो है वो बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इस तरह के डिसीजन जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेने मुश्किल हो जाते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस, किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, एडिशनल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिक्स कॉस्ट को भी उसमें कंसीडर कर लिया जाता है। कई बार हम जो है वो वेरिएबल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आनी है, अगर हमारे को वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम मार्जिन हमें कुछ मिल जाता है और हम एक्स्ट्रा जो है वो सेल्स कर सकते हैं, तो हम उन डिसीजंस, उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है उस तरह से डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर की, अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है, कुछ फैक्टर जो है वो जिनकी स्केर्सिटी है, कमी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस तरह के डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि किस लेवल पे जो है हम जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो ऑप्टिमम लेवल जो है वो डिसाइड करने में जो है वो मुश्किल रहती है कि कौन सा जो है वो हमारे लिए सबसे सूटेबल या
ऑप्टिमम मेथड है। देन क्लोज और शट डाउन डिसीजन की, उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करना है, शट डाउन करना है या चलाए रखना है, तो इस तरह के डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मे बी एब्जॉर्ब्ड ऑन रॉन्ग और आर्बिट्रेरी बेसिस कॉजिंग अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उनको जो है उनकी एब्जॉर्प्शन जो है ऑन रॉन्ग और आर्बिट्रेरी बेसिस, तो उससे जो है वो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हो सकती है। जैसे अभी हमने किया था ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन, तो अगर वो आर्बिट्रेरी बेसिस पर या गलत तरीके से ले लिए गए हैं तो उनकी जो है वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है। एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। अगर हम जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो फिर फिक्स जो फ्लेक्सिबल बजट्स हैं वो बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट्स में जो है वो हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग अलग कंसिडर करते हैं, और फिक्स जो है दैट रिमेन्स फिक्स फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर जो हम जैसे अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हुआ 1,10,000 यूनिट्स, तो हमने जो है उसको चेंज कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट को भी। तो फ्लेक्सिबल बजट्स बनाने में जो है वो मुश्किल आती है जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बता दिया, क्या है, कैसे बना, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे बनाते हैं, और इसके एडवांटेज और लिमिटेशन। ओके, थैंक यू।